इस वीडियो में हम अभी आप लोग को वर्ण बताने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को भी जो है हम उल्लेख करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम वर्ण की व्याख्या जो है करने जा रहे हैं। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण उस मूलध्वनियों कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण किसको कहते हैं? बस उस मूलध्वनियों कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तब प्रश्न उठता है कि खंड या टुकड़ा किसको नहीं कर सकते हैं? नहीं समझ बात को। जैसे वर्ण की परिभाषा कुछ होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो किसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बता रहे हैं, जैसे जो है इसको आप लोग खंड या टुकड़ा यानी किसको तोड़ सकते हैं, पृथक कर सकते हैं आपको नहीं। इसीलिए ये जो है कुछ एक स्वतंत्र अक्षर है। कुछ है स्वतंत्र। यही पे जैसे जो है इससे कुछ है स्वतंत्र नहीं है, कुछ डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे आश्रित है, निर्भर है। किस पे निर्भर है? किस पे? जो मिल के बना है, किससे मिल के बना है? आ प्लस आ से ये मिल के बना है, इसीलिए डिपेंडेंट हो गया। बस समझे, यानी कि आश्रित हो गया, निर्भर हो गया। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आज है सब कुछ हो गया स्वतंत्र हो गया। बस समझा कि नहीं? ये तो समझा। अब इन पे आ और ई हर से ही जानते हैं ना, ये क्या है? ये भी स्वतंत्र है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। और दीर्घई क्या है? ये स्वतंत्र नहीं है, यानी कि इसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है। इसे खंड या टुकड़ा किया जा सकता है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तभी इसका वर्ण के परिभाषा लिखिए। अभी वर्ण आप लोग लिखवा दिए, लिखा है ना। वर्ण उस मूलध्वनियों कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसको कुछ कहते हैं वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषित कर दिए। तो वर्ण किसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है? तो देखिए जो हर से ई और हर से उ, आधा क और आधा च, इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर यही हम इसके जगह पे लिख देते संपूर्ण का लिखते, अगर पूरा का लिखते, इसका एग्जांपल जैसे समझिएगा, अगर ये हम पूरा का लिखेंगे इसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है। बस समझे कैसे इसको खंड या टुकड़ा करेंगे? आधा क प्लस ये मिल के ये संपूर्ण का उच्चारण होगा। बस समझे। इसीलिए इसमें कखा विभा या फिर चचा जो है या फिर टठर ये सब नहीं आते हैं वर्ण में। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया यहाँ तक? दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, वर्ण के आपसे कोई भेद पूछेगा। वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अच्छा, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कोई दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता। जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ले उसको कुछ कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण कहता है ना कि हम किसी दूसरे से हेल्प नहीं लेंगे, दूसरे से सहायता नहीं लेंगे। इसका मतलब इसका कहना हो गया कि हम दूसरा की हेल्प, हमसे कोई हेल्प मांगे तो हम दे देंगे, लेकिन हम किसी दूसरे से हेल्प नहीं लेंगे। इसीलिए स्वर वर्ण की परिभाषा होता है, स्वर वर्ण उस मूलध्वनियों कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। बात समझे? स्वर वर्ण किसको कहते हैं? स्वर वर्ण उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, उसको कुछ कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन का डिफिनेशन कुछ होता है जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, या फिर जिसके व्यंजन के परिभाषा होता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए या फिर स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। बात समझे? व्यंजन कुछ कहता है कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसको कौन कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। बात समझे? कोई दिक्कत? तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है जी? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11। ये काउंट कीजिएगा, आपको 11 मिलेगा। ठीक है ना? जैसे देखिए आ ई हर से ही
दीर्घ ई, हर्ष यू, दीर्घ यू, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना? 11 गो है ना? काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं ना? अब बात समझिएगा। ये परिभाषा इसका बताया कि स्वर वर्ण की परिभाषा है कि हम जो है किसी दूसरे वर्ण से हेल्प नहीं मांगे, सहायता नहीं लेंगे। स्वर की परिभाषा कहता है ना, स्वर उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। ठीक है, ये सहायता नहीं लेगा तो किससे सहायता लेगा? ये अपने आप में सहायता लेता है। जैसे देखिए इसको फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, आ जो बना है आ तो स्वतंत्र है जी, आ जो है कुछ है स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं ना? ना चलो छोड़ दीजिए, हाँ सर उठवा देते हैं सर, आज झूठे काम को सही। ठीक है। चल देखिए, आज जो है से अभी बता रहे थे स्वर वर्ण को चाहिए। स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है? दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेंगे। स्वर वर्ण कहते हैं स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता अगर नहीं ली जाती है तो ये किससे हेल्प मांगता है, किससे सहायता मांगता है? ये जैसे अपने में ही मैंने हेल्प मांगता है। जैसे आ जैसे स्वतंत्र है, लेकिन आ किससे मिल के बना है? आ किससे उच्चारण से होता है जी? तो आ प्लस आ से बन जाएगा आ। हर से ई जैसे स्वतंत्र है, तो दिक्कत? दीर्घ ई जैसे ई प्लस ई से मिल के बना है, तो दिक्कत? हर से ऊ जैसे स्वतंत्र है, तो दिक्कत? और दीर्घ ऊ जैसे ऊ प्लस ऊ से मिल के बना है, तो दिक्कत? ए जैसे आ प्लस कुछ ई से बना है, कोई दिक्कत? और ए जो है से आ प्लस ए से बना है, कोई दिक्कत है? नहीं ना? और ओ जो है आ प्लस हर से ऊ से मिल के बना है, और औ जो है से आ प्लस ओ से मिल के बना है। तो ये देखिए, ये कहीं भी स्वर वर्ण में कहीं भी व्यंजन वर्ण से हेल्प मांगा है? नहीं सर, कहीं भी मांगा है? इसीलिए इसका परिभाषा होता है, स्वर वर्ण की परिभाषा होता है कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, उसको कुछ कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक नहीं ना? अब नेक्स्ट बता रहे व्यंजन वर्ण। सुनिएगा, व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? व्यंजन वर्ण की परिभाषा बता रहे। व्यंजन वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए या फिर स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, उसे कुछ कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। यही ना बताया है जी? इसको समझ लीजिए एक बार, व्यंजन वर्ण बात समझिएगा। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है जी? 33। इसमें 11 कौन कौन थे ये तो बता दिए, इसमें 33 कौन कौन है उसको ही बताने जा रहे हैं। ठीक है, परिभाषा तो इसको बोल दिए हैं, समझ में आ गया। लेकिन परिभाषा को समझा देते हैं थोड़ा सा इसको। जैसे 33 कौन कौन है इसको पहले समझ लीजिएगा। का वर्ग लिखेंगे मिस का पूरा अंग तक, ठीक ना? का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है? ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये सभी 5-5 होते हैं ना जी? सभी 5-5 होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? ठीक ना? तो 5-5 होते हैं, यानी कि 25 गुण। 25 होगा ना? होगा ना? तो ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये जैसे क्या है?
व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, तो इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या जी कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या जी कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या जी कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है जी? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। क्योंकि अभी हम बताएं कि व्यंजन वर्ण जो है ना क्या है? 33। ठीक ना? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या है? 25। तो दिक्कत हम बता रहे कि व्यंजन वर्ण जो है ना 33 का 33 को कैसे कैसे उसको बता रहे हैं। स्पर्श व्यंजन हो गया कितना? 25। एक होता है उष्म व्यंजन, जानते हैं? उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। याद रहेगा। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। नहीं जानते हैं? हैं? बोलिए। और एक होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4। उष्म व्यंजन, सुनिए, उष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, यानी कि सभी तीनों को होता है 4 होता है। तो इसमें जो है ना से अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन को आप जोड़िएगा। अभी हम इसको बता देते हैं, बात समझे। उष्म व्यंजन सबसे पहले स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। अभी हम इसको परिभाषा पहले बोले थे, परिभाषा को भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि व्यंजन उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, सॉरी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, उसको कौन कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आप कहिएगा कि सर क में किसका जैसे हेल्प लिया जाएगा कि आधा क प्लस आ से मिल के बना है ना। च भी अगर च का अगर देखते हैं तो आधा च प्लस आ से मिल के बना है। तो ये जो है स्वर, ये आज जो है से कुछ स्वर बन है ना, तो ये दूसरे वर्ण से सहायता ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है ना। इसीलिए जो है ना से इसको व्यंजन वर्ण की परिभाषा होता है। व्यंजन उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए या फिर किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, उसको कुछ कहते हैं? व्यंजन वर्ण। बस समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं ना है? नेक्स्ट देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। और व्यंजन की संख्या कितना है? 33। अभी हम कुछ बोले उष्म व्यंजन, ठीक है? उष्म व्यंजन की संख्या कितना है जी? 4। कोई दिक्कत? अब अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कोई दिक्कत नहीं ना? व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। तो इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। एक संयुक्त व्यंजन है उसकी भी संख्या 4 है। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। तो कुछ है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ड वर्ग, प वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। तलवी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और हा। कोई दिक्कत? तलवी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और हा। कोई दिक्कत है? और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन? य, र, ल और व। कोई दिक्कत? अच्छा, इस सभी को जोड़िएगा। 25 और 4 29, 29 और 4 33। 33 नहीं आ गया जी? ये वाला नहीं जोड़ दीजिएगा, नहीं तो ज्यादा आ जाएगा। नहीं समझे? हम कोची बोले इधर जितना भी लिखे हैं ये सब क्या चीज लिखे हैं? व्यंजन वर्ण लिखे हैं। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है ना? ये व्यंजन वर्ण इधर लिखा हुआ है। वो हम बताएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ आ गया ना? अब बताना है कोची। एक होता है संयुक्त व्यंजन। कोची होता है? संयुक्त व्यंजन।
छापना भी आप लोग को। छापिए सर। हम लोग नहीं खाते हैं। छापे का मतलब है। 32 कम निकालिएगा। देखिए हम अभी वर्ण पढ़ा रहे थे, तो वर्ण में वर्ण की परिभाषा भी बता दिए। वर्ण उस मूल ध्वनियों कहते हैं जिसके उच्चारण में खंड टुकड़ी। सॉरी स्वर वर्ण कहीं हम बोल दिए थे। तो वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनियों कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसको कुछ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। और स्वर वर्ण कैसे बदले कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको कुछ कहते हैं। और व्यंजन में बोले कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए या फिर स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, उसको कुछ कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के तीन खंड कौन कौन? तो अभी प्रति बताए, स्पर्श व्यंजन बताया ना, उस व्यंजन और अंतहस्त व्यंजन बताया है ना। अभी एक और बच गया है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या है? 4। कोई दिक्कत? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। तो संयुक्त व्यंजन है कौन कौन? तो संयोगी, छ, तरा, ज्ञान और स्रा। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। अगर आपसे कोई पूछेगा, ए छुटकू बी केयरफुल, संयोगी 6 देखिएगा किससे किससे मिलकर बना है जी? तो आधा का और मूर्धनी स से। कोई दिक्कत? त्रा जैसे आधा ता और रा से, ज्ञान जैसे आधा ज प्लस या से। कोई दिक्कत नहीं। और सरा जैसे तलावी सा आधा तलावी सा है और रा से मिलकर बना है। कोई दिक्कत? तो ये वर्ण में आपको जितना सभी का भेद के अनुसार जैसे सबकी लास्ट हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक ना। अब बताने जा रहे हैं इसी में वर्ण में ही सबका उच्चारण स्थान, जैसे कि नीचे लिखा है ना कि हिंदी ध्वनियों में उच्चारण स्थान, सभी का हम बताएंगे। अभी एक एक करके बताएंगे। खाली आप लोग जो है ना से अच्छा से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग का पढ़ते होंगे, क ख ग घ अंग, इस पढ़ते हैं ना। तो उच्चारण स्थान हम बताने जा रहे हैं। तो का पढ़िएगा, तो उसमें जो है ना से इसका उच्चारण जो है से का उच्चारण स्थान या फिर खा के का से लेकर अंग तक का उच्चारण स्थान प्रति होता है कंठ होता है। यस सर। बात समझे? कुछ होता है कंठ। याद रहेगा? याद रहेगा नहीं कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। और चाचा जैसा जो है आप पढ़िए, च छ ज झ इया। देखिए आप चाचा जैसा जब पढ़ रहेंगे, च छ ज झ इया, अब जब चाचा जैसा पढ़ रहेंगे तो आपका जीभ जो है तो जाके ऊपर जाके चिपक रहा होगा। चिपक रहा है, आप पढ़ के देखिए ना एक तो। हाँ सर। यस सर। जीभ जाके च पलट के ऊपर चिपक रहा है। हाँ सर। चिपक रहा है ना, उसको बोलते हैं तालु। कुछ बोलते हैं तालु। कुछ बोलते हैं तालु। अभी हम लिख देंगे लेकिन उसको समझिए पहले। तालु। कुछ बोलते हैं तालु। याद रहेगा ना। यानी कि जब आप कक्षा जब पढ़ रहे थे तो आपको जीभ का कोई मैंने प्रक्रिया नहीं था, जीभ कहीं जाके चिपक नहीं रहा था, चिपक रहा था, इसीलिए उसको बोलते हैं कंठ। अंदर से बाहर कंठ से निकल रहा था, इसीलिए उसको बोलते हैं कक्षा से लेके अंग तक कुछ होता है कंठ। कोई दिक्कत? अच्छा ऐसा पढ़ते हैं तो ऊपर जाके जीभ जाके पलट के ऊपर चिपकता है, इसीलिए उसको कुछ बोलते हैं तालु। तालु बोलते हैं। यस सर। तालु। दाल नहीं बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना। नेक्स्ट अब टाठा पढ़िए आप लोग। टाठा पढ़िएगा तो कुछ होगा। देखिए टाठा पढ़िएगा तो जीभ जो है ना ट ठ मतलब इसे पढ़िएगा ना तो आपको ट ठ ड ढ टवर्गिना, तो आपको जो है ना से इसमें जो है से जीभ जो है से ऊपर सीधा जाके चिपक रहा है। अब देखिए पढ़ के चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है? यस सर। चिपक रहा है ना। यस सर। इसको कैसे बोलते हैं? दांत। नहीं सर। मुर्दा। यस सर। कुछ बोलेंगे? मुर्दा। मुर्दा नहीं, मुर्दा। बस में मुर्दा बोलो। मुर्गा पे तो खूब ध्यान रखना। कुछ बोलते हैं मुर्दा, याद रहेगा ना। अब देखिए अब सुनिए, टाठा हो गया। अब टाठा पढ़िएगा, पढ़िएगा ना। अगर ना तक पढ़िएगा तो आपका जीभ जो है सब कहाँ आके चिपक रहा था जी? दांत में चिपक रहा था, इसीलिए कुछ होता है दंत। दंत। याद रहेगा यस सर। कि नहीं याद रहेगा? यस सर। याद रहेगा ना? यस सर। नहीं। यस सर। अब
अब कुछ बच गया प फ भ। आप प फ पढ़िए प फ ब ओठ भ से। म। अगर ये पढ़ रहे होंगे तो आप इसमें ओठ का ज्यादा प्रक्रिया हो रहा है ना, इसीलिए इसको कुछ बोलते हैं ओठ। कोई दिक्कत? ओष्ठ बोलेंगे। कोई दिक्कत? यानी कि काखा का कोई आपसे पूछेगा तो कर्ण से, चचा का कोई पूछेगा तो कुछ से तालू से। तालू से, और टाठा ठहरा मुड़ा से। कोई दिक्कत? और ताथा तथा दंत से। दांत से। दंत से। अब व्याकरण में अभी हम उल्लेख करने जा रहे हैं संज्ञा के। कोई दिक्कत? संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले हम इसको बताते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। कोई दिक्कत? संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही उठेगा, ठीक है? तो किसी व्यक्ति Yes. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी हम संज्ञा की परिभाषा बोले, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। बात समझिएगा। क्या चीज है? किसी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई वस्तु हो, या फिर स्थान हो, जगह हो, हाँ सर। या फिर किसी का भाव, मतलब इस सभी को कुछ कहते हैं? एक संपूर्ण संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? सुनिए एक एक करके। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से सुनिएगा, ठीक ना? हम एक एक करके सभी को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट में अभी बताएं जातिवाचक संज्ञा, जिसमें बस समझिएगा जातिवाचक संज्ञा को, अगर नहीं समझेगा तो, जिसमें संपूर्ण जाति भर का बोध हो जाएगा, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, जातिवाचक संज्ञा हमको जाएगा नदी। जैसे हम एक नदी का नाम नहीं लिए, नदी में बहुत सारा नदी है। अब किस नदी को कह रहे हैं? हम प्रश्न व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिए हैं, ठीक है ना? जैसे हम व्यक्ति विशेष अगर आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। जैसे राम कह देंगे तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। जैसे नदी में खाली हम गंगा कह दे तो कुछ हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे कुछ क्या है? नदी, तो जाति। नदी क्या है ना, इसीलिए कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? जाति का वाचक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? जातिवाचक कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसमें किसी खास व्यक्ति विशेष का बोध हो जाए। जैसे एक व्यक्ति का बोध हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति का, जैसे कि राम, एक व्यक्ति का भी नहीं, चाहे स्थान का भी बोध हो सकता है। मतलब जैसे पटना, बस समझे? जैसे औरंगाबाद कह देते हैं, औरंगाबाद कह देते हैं, कुछ औरंगाबाद एक जिला का बोध हो रहा है, बस समझे? ये कुछ हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यही अगर हम शहर कहते हैं तो शहर कुछ हो जाएगा जातिवाचक। शहर एक है जी, बस समझे? भैया पटना कह देते हैं या फिर दिल्ली कह देते हैं व्यक्तिवाचक। तो कुछ हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनिएगा, अब आता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी समूह या किसी समुदाय का बोध हो, या फिर उसको भीड़ से भी संबोधित आप कर सकते हैं। जैसे कि मेला, मेला में भीड़ रहता है जी, अंगूर के गुच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक? या फिर आप सैनिक, आर्मी में जो रहते हैं ग्रुप में रहते हैं ना, या फिर वर्ग, बस ना? जब ऐसा समूह या फिर समुदाय का बोध हो जाए, उसको कुछ कहते हैं समूहवाचक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद भवन जानते हैं? बस समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? और नेक्स्ट है भाववाचक, जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी का भी गुण, धर्म या फिर स्वभाव, किसी का भी गुण हो, चाहे स्वभाव हो, चाहे दशा, स्थिति, परिस्थिति के बारे में अगर बताया जाए तो उसको कुछ कहते हैं भाववाचक। जैसे हम कहते हैं अच्छाई, या फिर कहेंगे कि ये लड़का अच्छा है, अच्छाई आ रहा है ना? या फिर लड़कपन,
हाँ सर। बचपन, यस सर। बुढ़ापा, लंबाई, मोटाई, और समझे चौड़ाई, सब कुछ है भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं ना? और अंतिम और लास्ट है द्रववाचक संज्ञा। ठीक ना? द्रववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिसको नापा या जिसको नापा या फिर तौला जा सके उसको कुछ कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। यही ना? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। किसको नापा या तौला जा सकता है? ठीक है। हाँ, तेल, सोना, चांदी सभी को तौला जाता है। तौला जाता है ना? कोई दिक्कत इसमें तो नहीं? नहीं सर। नहीं ना? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अब बताने जा रहे हैं विशेषण। सुनिएगा, अभी तीनों को बहुत अच्छा से डिफाइन करेंगे, एक एक करके सुनिएगा। विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य। बात समझिएगा। विशेषण की परिभाषा होती है विशेषण के जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसको कुछ कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला दे उसको कुछ कहते हैं? विशेषण। याद रहेगा? यस सर। संज्ञा तो ही बताया है, Yes, sir. सर्वनाम ही बताएंगे।